गीत ने फाइल बंद की और घड़ी की ओर देखा, जिसे देखकर आज भी उसका मूड बिगड़ गया। आज फिर लेट, उसने सर हिलाते हुए कहा और अपना बैग उठाकर अपने कैबिन की लाइट्स ऑफ कर दी। हमेशा की तरह आज भी वो अपने ऑफिस में अकेले ही बचे थे। सिर्फ कंपनी की चौकीदारी करने वाले एक बूढ़े काका थे। जब वो कंपनी से बाहर आए तो चौकीदार बाहर ही खड़ा हुआ था, जो बेहद नाराजगी के साथ आज भी गीत को घूर रहा था। गीत हमेशा उससे सॉरी बोलती थी और ये वादा करती थी कि वो कल से टाइम पर काम खत्म कर लेगी, लेकिन गीत का कल कभी नहीं आता था। गीत ने आज भी वही बात दोहराई और आज भी बूढ़े चौकीदार ने सिर्फ गीत को घूरते हुए कंपनी को लॉक करने के कुछ भी नहीं किया। गीत के मन में हमेशा ये बात रहती थी कि चौकीदार कभी उसे डांटता या फिर कभी कुछ कहता क्यों नहीं था, लेकिन आज उसे इसमें भी अपनी ही गलती समझ आई। शायद वो चौकीदार है, इसलिए वो मुझसे कुछ ना कहता हो। सोचते हुए गीत रुकी और पीछे मुड़ी। चौकीदार काका। चौकीदार आहिस्ता से उसकी ओर मुड़ा। उस बूढ़े की आंखों में अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें भी अजीब तरह की ही थी। क्योंकि गीत अकेली थी और बूढ़े की आंखें डरावनी थी, तो जाहिर था वो थोड़ी हिचकी सवाल करने में। वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे इस हरकत के लिए डांटते या समझाते क्यों नहीं हैं? बूढ़ा उसे एक पल तक घूरते हुए वहाँ से हाथ पीछे करके अपनी कुर्सी की ओर बढ़ा। गीत को इस बात की आशा कम थी कि उसके सवाल का जवाब मिलेगा, इसलिए उसने बूढ़े को जाते हुए देख अपने कदम भी पार्किंग एरिया में रखा और अपने स्कूटी की तरफ बढ़ा दिए। गेट के पास ही बूढ़े की कुर्सी और लठ रखा हुआ था। वो भी वहीं जाकर बैठा हुआ था। जैसे ही गीत ने पार्किंग एरिया से अपनी स्कूटी निकाली और स्टार्ट की, बूढ़े ने उसे रोका। गीत ने रुकने में वक्त न लगाते हुए बूढ़े की ओर मुड़कर देखा। बूढ़ा गीत की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो गीत के एकदम करीब था और उसकी आंखों में देख रहा था। भगवान में विश्वास रखती हो? बूढ़े ने भारी स्वर में धीरे से पूछा। वो गीत के चेहरे को अच्छी तरह से परख रहा था, शायद उसके हाव भाव। गीत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, जी हाँ, मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ। और शैतान में? गीत ये सवाल सुनकर एक पल के लिए हैरान नजर आई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान झलकने लगी। जी बिल्कुल नहीं, उसने एकदम नॉर्मली कहा। अब बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खींची। यही तो वजह है मेरे खामोश होने की। कहते हुए बूढ़ा पीछे हाथ किए हुए अपनी कुर्सी की ओर मुड़ गया। पर मैं कुछ नहीं समझी। बूढ़े को वापस अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते देख गीत ने बेचैनी से कहा, नहीं समझोगी। जब तक साक्षात्कार नहीं करोगी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। साक्षात्कार? किसका साक्षात्कार? गीत अब और भी बेचैन होने लगी थी। बूढ़ा अपनी कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया, बिल्कुल चुपचाप। उसने हाथ हिलाते हुए गीत को जाने का इशारा किया, लेकिन गीत अब अड़ गई थी। उसने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और बूढ़े की ओर तेजी से जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। मैं पहेलियां सुलझाने में बचपन से ही कमजोर हूँ, गीत ने कहा। मुझे परेशान मत करो, चली जाओ यहाँ से चुपचाप। समय देखो निकलता जा रहा है, तुम पहले ही देर कर चुकी हो। अब और वक्त मत गवाओ। बूढ़ा गीत पर भड़कते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट होने में। आप अगर सचमुच चाहते हैं कि मैं और लेट ना हो जाऊं, तो प्लीज जल्दी से मुझे ये समझाइए कि आप किस साक्षात्कार की बात कर रहे थे, गीत ने तेजी से कहा। बूढ़ा व्यंग्यात्मक ढंग से बिल्कुल मौन होकर हंसा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मूर्ख लड़की। क्या? आप मुझे लगता है आपकी मति भ्रष्ट हो गई है इस बुढ़ापे में, गीत चिढ़कर बोली और पैर पटकते हुए अपनी स्कूटी के पास पहुंच गई। वो बैठी और स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल गई। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। गीत एक पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 25-26 रही होगी। उसने आज तक किसी को अपने आप को मूर्ख कहने का मौका नहीं दिया था, लेकिन आज बूढ़े के मुंह से ये शब्द सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गई थी। इतनी परेशान कि हमेशा सोच समझकर बात करने वाली और शांत रहने वाली गीत स्कूटी चलाते हुए अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। अपने आप को समझते क्या हैं? जो भी मुंह में आएगा बोल देंगे। मैं कल ही बॉस से उनकी शिकायत करूंगी।
गीत की इस बेचैनी ने शायद उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध कर रख दी थी। हवा के साथ बातें करती गीत की स्कूटी कब एक शराबी से टकरा गई उसे पता भी नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उसकी स्कूटी लड़खड़ाई, गीत का दिमाग वर्तमान में लौट आया। वो बुरी तरह से डर गई थी, मगर उसकी ईमानदारी ने उसे वहां से भागने नहीं दिया। वो स्कूटी से उतरी और उस शराबी आदमी की ओर दौड़ी जो स्कूटी से टकराकर सड़क पर उल्टा बिछ गया था। उसने उसका चेहरा घुमाकर देखा तो पाया कि वो खून से सना हुआ है। उसका सर फट चुका है, लेकिन सांसें अब भी चल रही हैं। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? गीत के पसीने छूट गए थे। उसने तुरंत अपने बैग से फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस का नंबर डायल कर दिया। हेलो सर, स्टील इंडिया कंपनी के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज़ आप लोग जल्दी आ जाइए। गीत उस आदमी से थोड़ा दूर हटकर बात करने लगी, लेकिन गीत को तब हैरानी हुई जब दूसरी ओर से किसी के हंसने की आवाज़ उसने सुनी। आप हंस रहे हैं? यहाँ इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। और गीत का गुस्सा पूरी तरह निकल पाता उससे पहले ही फ़ोन की दूसरी ओर से एक आवाज़ आई। देखिए मैडम, जितनी जल्दी हो सके आप उस जगह से निकल जाइए। आप जिस एक्सीडेंट की बात कर रही हैं वो आज से 5 साल पहले हो चुका है। और हाँ, ऐसे कॉल हमें पिछले 5 सालों से हर 1-2 दिन में आते ही रहते हैं, उसी जगह से जिस जगह पर आप हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे? हेलो। कॉल कट चुकी थी। गीत की धड़कनें उसके काबू से बाहर थी। जब उसने पीछे मुड़कर उस आदमी की ओर देखा, तब गीत के छक्के ये देखकर छूटे कि वहाँ अब ना तो कोई आदमी था, ना उसका सड़क पर फैला हुआ खून। गीत का मुंह बिल्कुल खुला हुआ था। उसके जीवन में इस तरह की घटना आज पहली बार घटी थी। उसने देर न करते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट की और सीधा अपने घर पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया। वो भूल चुकी थी कि दरवाजे के बाहर डोरबेल भी है। किसी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने गीत के पापा थे, जिन्होंने इस वक्त सूती कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। क्या हुआ गीत, तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? गीत के पिता गीत के चेहरे को देखकर हैरानी से बोले। गीत अपने पिता के गले से लगकर फबक कर रो रही थी। गीत के पिता का घबरा जाना वाजिब था। उन्होंने उसे सोफे पर बैठाया और पानी पीने के लिए दिया। गीत ने एक गिलास पानी एक बार में ही पी लिया। पापा मैं आज। गीत का दिमाग बुरी तरह से उलझा हुआ था। वो अब भी रो रही थी। काम डाउन बेटा, पहले अपने आप को रिलैक्स करो, गहरी सांसें लो, गीत के पिता उसे समझाते हुए बोले। जब गीत ने खुद को थोड़ा सहज महसूस किया तो उसने अपने पिता को सारी घटना सुना दी, जिसे सुनकर वो हैरान हुए। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि शायद तुमने पहले ऐसे कुछ सोचा होगा और फिर अचानक वो ख्याल तुम पर इतना भारी हो गया कि। नो पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मैं तो उस चौकीदार के बात से परेशान थी जो रात के वक्त कंपनी में ड्यूटी करता है। गीत ने कहा। कौन सी बात? गीत के पिता ने सवाल किया। उसने मुझे मूर्ख कहा। गीत ने परेशानी भरे लहजे में जवाब दिया। लेकिन उसने तुम्हें मूर्ख क्यों कहा? गीत के पिता ने बेचैनी से सवाल किया। इस सवाल का जवाब देने के लिए गीत को ऑफिस से निकलने वाली सारी बात उन्हें बतानी पड़ी। ये बात सुनकर गीत के पिता ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। पापा, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? उसने मुझे बेवकूफ़ कहा और आप। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह उस चौकीदार का वो सवाल है जिसमें उसने पूछा था कि क्या तुम शैतान पर भी विश्वास करती हो? रुक कर देखो बेटा, साइंस ने बहुत तरक्की की है। उस तरक्की में उसने मनुष्य के दिमाग का अध्ययन भी किया है, जिसमें उसने पाया कि मनुष्य के विचार ही प्रबल होकर उसे भ्रमित कर देते हैं, जैसा आज तुम्हारे साथ हुआ। गीत के पिता ने उसे समझाया। लेकिन पापा। गीत अभी भी संतुष्ट नहीं थी। अब बस, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि टाइम पर घर आया करो। तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। अब अगर अपने इस बूढ़े बाप की सेहत की थोड़ी भी परवाह हो तो जाकर सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। और हाँ, आज फिर तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम कल से टाइम पर घर लौटोगे। कहते हुए गीत के पिता अपने रूम में चले गए। गीत ने भी अपने आप को किसी तरह समझाया और वो सोने चली गई। शायद पापा की बात सही है, ये सब मेरे मन का भ्रम ही होगा। कहते हुए गीत ने लैंप बुझाया और चादर ओढ़कर सो गई।
दूसरी सुबह गीत अपने केबिन में बैठी अपने बॉस के आने का इंतजार कर रही थी और तभी उसका काम में मन नहीं लग पा रहा था। आज बॉस इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं आने में, गीत चिड़चिड़ाई। पर तभी उसने ग्लास वॉल से अपने बॉस को आते देखा और वो तुरंत खड़ी हो गई और केबिन से निकली। उसके बॉस जैसे ही अपने केबिन में पहुंचे, गीत ने नॉक किया। आ जाओ। गीत अंदर पहुंची। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गीत ने पास जाते हुए कहा। गीत, कोई ज़रूरी बात है क्या? तुमने तो मुझे चेयर पर भी बैठने का मौका नहीं दिया, गीत के बॉस ने पूछा। वो एक्चुअली सर बात खास नहीं है, पर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, इसलिए वेट नहीं कर पाई। जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? गीत के बॉस मुस्कुराते हुए बोले। सर, मुझे नाइट शिफ्ट वाले कंपनी के वॉचमैन की कंप्लेन करनी है। उसने कल मुझे, गीत आगे बोल पाती उसके पहले ही। एक मिनट, क्या कहा तुमने? बॉस ने उलझन के साथ सवाल किया। मैंने कहा कि मुझे नाइट शिफ्ट वाले वॉचमैन की। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गीत, हंसते हुए बॉस अपनी चेयर पर बैठकर बोले। मैं कुछ समझी नहीं, गीत ने परेशानी के साथ कहा। हमारी कंपनी में नाइट शिफ्ट के लिए कोई वॉचमैन नहीं है। सीसीटीवी कैमरे ही एकमात्र सिक्योरिटी है रात के वक्त कंपनी की, बॉस ने अपने शब्दों पर जोर डालते हुए कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गीत का दिल धक्क सा रह गया था। बुरा मत मानना, पर तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए गीत, बॉस ने कहा और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। सर, गीत के मुंह से निकला। सॉरी, पर अब मुझे काम करने दो, बॉस ने कहा। गीत को बाहर आना पड़ा। वो दिन भर अपने काम में मन नहीं लगा पाए। तभी किसी ने नॉक किया। गीत ने हल्की आवाज में हामी भरी। गीत, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना चाहता हूँ, लेकिन काम इतना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? ये गीत के साथ काम करने वाला लड़का समीर था, जो लगभग उसका हम उम्र था। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लेकिन गीत अपना माथा पकड़े बैठी हुई थी। क्या हुआ गीत, तुम परेशान लग रही हो, समीर ने कहा। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि किस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लूँ, गीत ने कहा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट? क्या हुआ तुम्हें? समीर घबरा कर बोला। गीत को सारी बात समीर को बतानी पड़ी। समीर जिसे सुनकर दहशत में था। क्या हुआ समीर, आर यू ओके? समीर का चेहरा देखकर गीत ने पूछा। गीत, वो चौकीदार आज से 5 साल पहले मर चुका है, जो तुझे दिखता है। हो ना हो, उससे तेरा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वरना वो तुझे कभी नहीं दिखता, जैसे हम लोगों को कभी नहीं दिखा, समीर खौफ के साथ बोला। कनेक्शन? लेकिन तुम फिर उसके बारे में कैसे जानते हो? गीत की जिज्ञासा बढ़ी। क्योंकि मैंने उसे मरते हुए देखा था। उसके मुंह से मैंने कुछ शब्द सुने थे। वो सड़क पर 11 बजे घायल पड़ा था, एकदम खून से लथपथ, समीर ने बोला। वो शब्द क्या थे जो तुमने सुने? उसने कहा था, जिसने मुझे मौत से पहले मारा है, मैं उसे मारे बिना, बस इतना ही। इसके बाद वो मर गया। मैंने ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया था। उसके बाद उस रास्ते पर अब भी वही घटना होती है। कुछ उस पर भरोसा करते हैं, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आत्मा ने आज तक किसी को मारा नहीं। शायद वो उसी को मारेगा जिसने उसे मारा है। समीर के माथे से पसीना छू रहा था। लेकिन वो मुझे ही क्यों दिखता है? 5 साल पहले तो मैं यहाँ आई भी नहीं थी। मुझे तो 6 ही महीने हुए इस कंपनी में काम करते हुए। समीर के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो वहाँ से अपनी फाइल्स लेकर चला गया। उसने गीत को कंपनी से जल्दी निकलने को कहा, लेकिन गीत अब कंपनी छोड़ देने के बारे में ही सोचने लगी थी। आज गीत ने शायद ही कोई काम किया था। शाम तक अच्छी तरह सोच लेने के बाद उसने कंपनी को इस्तीफा देने का बहाना भी निकाल लिया था, जिसे बॉस को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ा। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। आज गीत भी सभी के साथ ऑफिस से निकल रही थी। अब भी उसके दिमाग से बीती रात घटी घटना और समीर की कई बातें नहीं निकल रही थी। उसने पार्किंग से अपनी स्कूटी उठाई। आज गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था। उसने स्कूटी स्टार्ट की और वो अपने घर की ओर जितनी तेजी से बढ़ सकती थी बढ़ी। रास्ता कल जितना सुनसान नहीं था, क्योंकि अभी 11 नहीं बजे थे। वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गीत का डर एक बार फिर जाग उठा। उसकी सांसें तेज होने लगी। तूफानी हवाएं धीरे धीरे गीत का रास्ता रोकने लगी। आंखों में पड़ती उड़ती हुई धूल से गीत को रास्ता ठीक नहीं दिख रहा था।
उसने अपनी स्कूटी साइड में किसी तरह खड़ी कर ली। तूफानी हवाओं के साथ साथ बिजली भी अपना कहर ढाने लगी और कुछ ही देर में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। ये सब क्या हो रहा है? अचानक बारिश? गीत घबराई हुई सी बड़बड़ाई। पापा को भी नहीं बुला सकती, आज वो अपने दोस्तों के बीच कविताएं पढ़ रहे होंगे। तमाम ख्यालों से जूझती गीत को पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा है। वो आधी भीग चुकी थी। पेड़ के नीचे खड़ा रहना भी राहत का एहसास नहीं था। कोई लिफ्ट देने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। तभी गीत की आंखों ने दूर से आते हुए एक बस को देखा। उसे उम्मीद थी कि वो उसको कोई मदद जरूर करेगी। गीत फौरन पेड़ से हटकर आसमान के नीचे आ गई, जो अब भी झमाझम बरस रहा था। उसने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए, लेकिन गीत को झटका तब लगा जब बस अपनी ही स्पीड से आगे बढ़ गई। उसके नज़दीक आते ही गीत को फौरन साइड होना पड़ा। वो हैरान थी, अगर मैं हटती नहीं तो ये मुझे कुचल कर चला जाता। बारिश इतनी तेज थी कि गीत स्कूटी को हाथ लगाने में भी डर रही थी। बारिश में स्कूटी पर बैठकर उसे भगाने का मतलब है आंख पे पट्टी बांधकर भगाना, लेकिन गीत के पास अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। लगातार 3 घंटे की घनघोर बारिश के बाद गीत ने ये जोखिम लेने का फैसला उठा लिया। वो अपनी वाटरप्रूफ वॉच देख सकती थी। वो देख सकती थी कि 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। 11 बजने से पहले उसे वो रास्ता पार करना ही होगा, जिस रास्ते पर कल उसके साथ एक अजीब और एक अविश्वसनीय घटना घटी थी। उसने किसी तरह स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगी। वो इस बारिश से जितना लड़ सकती थी लड़ रही थी। टाइम बस खत्म होने ही वाला था और रास्ता बिल्कुल सामने। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। उस रास्ते के करीब जाते जाते गीत की धड़कनें बेहाल हो रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने से आने वाली एक कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। उस कार का अगला भाग पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। ये नज़ारा देख गीत के हाथ ब्रेक पर कस गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, अब मैं बिल्कुल भी इस छलावे में नहीं आऊंगी। ये जरूर उसी बुरी शक्ति का काम है। आज फिर मुझे वो भ्रमित कर रही है। गीत ने अपने मन को पक्का किया और स्कूटी को तेजी से उस पार ले गई। कुछ ही देर में वो अपने घर पर थी, लेकिन जब वो घर पर पहुंची तो उसने देखा, ओह मैं तो भूल ही गई, पापा आज लेट आएंगे। उसने सोचते हुए दूसरी चाबी से लॉक खोला और अंदर चली गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बालों को टॉवल से पोंछा और किचन में अपने लिए सूप बनाने चली गई, जहां वो अब भी बीती बातों को याद कर रही थी। आज तो मैं बाल बाल बच गई और अब कल से किसी बात का डर भी नहीं रहेगा। पर एक अच्छी जॉब हाथ से निकल गई। उसने गर्मा गर्म सूप एक बॉल में डाला और सोफे पर बैठकर पीने लगी। लेकिन वो एक्सीडेंट, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अगर वो एक्सीडेंट सचमुच हुआ होगा तो? गीत का दिमाग कई सारे सवालों में उलझा हुआ था। आखिरकार उसने चुपचाप सो जाना ही सही समझा। पर ना जाने क्यों आज गीत की नींद गायब थी। उसे अपने आप में ही अजीब सा लग रहा था। एक मनहूसियत सी थी जो उसका जी कचोट रही थी। सुबह का सूरज उगते ही गीत अपना भारी सिर पकड़े हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गई। पता नहीं कब आंख लग गई। गीत थकी हुई आवाज में बोली। गीत बाथरूम की ओर बढ़ ही रही थी, तभी उसने डोरबेल की आवाज सुनी। दूध वाला तो दूध बकेट में रखकर चले जाता है, फिर इतनी सुबह कौन है? सोचते हुए गीत दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने एक बार फिर लगातार डोरबेल की आवाजें सुनी। आ गई बाबा, कहते हुए उसने जल्दी से दरवाजा खोला। गीत निढाल सी खड़ी रह गई जब उसने 2 लोगों और पुलिस को उसके घर के बाहर एक स्ट्रेचर पर पड़ी लाश के साथ देखा। मिस गीत, कल रात आपके पिता और आपके पिता के दोस्त का स्टील इंडिया कंपनी के पास वाले रास्ते पर कार एक्सीडेंट हुआ। आपके पिता की मौत हो गई, उनके दोस्त बच गए हैं। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अपनी तकलीफ के साथ भी उन्होंने एक छोटा सा बयान हमें दिया है। उन्होंने बताया कि आपके पिता कल कवि सम्मेलन के बाद आपको उनके दोस्त की गाड़ी में ड्रॉप करने आ रहे थे। उन्होंने बताया कि आपके पिता ने उन्हें आपके साथ घटी एक अजीब घटना के बारे में भी बताया था। उसी की फिक्र में वो आपको उस बारिश में लेने आए थे। उन्हें यकीन था कि आप जल्दी घर नहीं लौटी होंगी हमेशा की तरह, और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए उन्हें आपको ड्रॉप करने आना पड़ा। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहते हुए अफसोस जताया। गीत निढाल सी अपने घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों से बेतहासा आंसू बहने लगे। इसी कार एक्सीडेंट के बाद फिर कभी उस रास्ते पर किसी को रात के 11 बजे
5 साल पहले घटी घटना दिखाई नहीं दी। गीत ने अपनी लेट होने की गलती से अपने पिता को खो दिया, लेकिन यही शायद नियति थी चौकीदार के अपराधी को सजा देने की। शायद ये सच है कि हर किसी का वक्त आता है, कभी कभी 20 साल बाद तो कभी कभी 5 साल बाद भी। फिर चाहे वो एक जीता जागता इंसान हो या भटकती हुई अतृप्त आत्मा। इसलिए इंसान को गलती करने के बाद या तो अपनी सजा खुद ही कबूल कर लेनी चाहिए या गलती ना करने की आखिरी हद तक कोशिश। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।